हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का साहित्यिक हिंदी विषय है। आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है जिसका कोड है आपका NM01 है। इसका आप लोगों को संपूर्ण हल यानी कि फुल सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे। तो देखिए, ये जो आपका पेपर था पूर्णांक 100 नंबर का था। ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही बेहद ही अत्यंत आवश्यक है। ये आप लोगों को बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। समय आपको दिया गया था 3 घंटे में पेपर करना था। तो देखिए, ये नियम 01 है, इसका कोड। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, खंड हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, खंड का यानी कि खंड का जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से देखिए क्या है कि हिंदी गद्य साहित्यिक के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखना है हमें, जिसके लिए 5 क्वेश्चन है। एक नंबर का रहेगा, 5 नंबर इसके दिया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1903 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने संभाला। तो इसका जो सही आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर है। सा वाला इसका राइट आंसर है। मुझे आशा है कि आप लोग यही लगा करके आए होंगे। जो खा वाला हमारा क्वेश्चन है, 84 बेसुड़वन की वार्ता के रचयिता कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा, बा वाला हमारा राइट आंसर है, गोकुल नाथ जी हैं, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक। और गा वाला जो तो क्वेश्चन है कि तपोभूमि रचना की विधा क्या है। तो इसका जो सही तपोभूमि रचना की विधा क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा बा वाला राइट आंसर है। उपन्यास है। इसके लेखक जानते हैं कौन है, जैनेंद्र कुमार और ऋषभ चरण जैन जी हैं। ठीक है, यानी कि 2 लोग हैं। उपन्यास है, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर है। हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक कौन थे। तो इसका जो हरिश्चंद्र चंद्रिका के संपादक कौन थे, इसका जो सही आंसर होगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी थे, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी थे। ये 9th में ही आप लोग पढ़े होंगे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी थे, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आप लोग का यहाँ पर 5 नंबर कंप्लीट होता है। 5 नंबर को कंप्लीट करा दिए हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, हिंदी पद साहित्यिक इतिहास पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प चुनकर। ये भी 5 नंबर आप लोगों को दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की काल अवधि यानी कि समय सीमा माना जाता है, कब से कब तक माना जाता है। तो इसका सही आंसर है 1900 से लेकर 1922 ईस्वी तक, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भक्त काल के कवि हैं, यानी कि भक्त काल के कवि कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा कबीरदास जी हैं, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। इसका जो सही आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत जी को प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ था। तो इसका जो कब प्राप्त हुआ था, 1868 ईस्वी को प्राप्त हुआ था। ठीक। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था, सुमित्रा नंदन पंत जी को, और 1868 ईस्वी में। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, कामयानी के लेखक यानी कि कवि कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा कि सा वाला राष्ट्रीय काव्यधारा के सभी हैं। सा वाला हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि नीचे दिए गए गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का प्रश्न का उत्तर देना है हमें। तो देखिए, ये आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर का रहेगा। तो 10 नंबर आप लोगों को इसमें दिया जाएगा। अगर आप पूरा करते हैं तो आप लोगों को इसमें हम पूरा बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृत मान रहे हैं वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी सम्राटों। फिर अगले पेज पर क्या है, सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा की इतना मोहक और मादक रूप दिया था वह लुप्त हो गया। मध्य युग के मुसलमान रसोइयों के अनुकरण पर जो रस उमड़ी थी वह उस वाष्प की भांति उड़ गई क्या। या मध्य वर्ग के कंकाल लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमाल ऐसा ही बना रहेगा। तो देखिए, ये आप लोग को हम पढ़ लिए हैं। अब आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन भी दिखा देते हैं। क्वेश्चन क्या क्या पूछा है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ अगर आपको नहीं पता है, देखिए आप लोग को अगर पता भी है तो देख लीजिए कि सही लिख करके आए हैं कि नहीं। देखिए इसका संदर्भ लिखिएगा, संदर्भ हेडिंग डालेंगे, ब्लैक पेन से लिखना है। यह गद्यांश हमारी आचार्य प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए निबंध अशोक के फूल का एक भाग है।
भाग है, बस ये संदर्भ हो गया। फिर नीचे लिख लीजिएगा, इस गद्यांश के माध्यम से लेखक ने संभवता एवं संस्कृत के नियंत्रण परिवर्तनशील होने की विवेचना की है। बस संदर्भ लिखिएगा, 2 नंबर कोई नहीं काट सकता है इसको लिखने पर। ठीक, इस प्रकार से लिखते हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि आज रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो देखिए इसका बता देते हैं आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या कर करके। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या भी आप लोग को बता देते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालिएगा, फिर इसका लिखना है कि लेखक का कहना है कि जिस संस्कृति को हम बहुमूल्य मान रहे हैं वह सदैव ऐसी नहीं बनी रहेगी। संस्कृति में निरंतर परिवर्तन होता रहेगा। प्राचीन काल में सम्राट और समानताओं ने जिस संस्कृति गायब हो चुकी है, जिस संस्कृति का ऋषि मुनियों ने ज्ञान वैराग्य का रूप दिया, वह लुप्त हो गया। मुस्लिम आक्रांताओं ने अमीरी का रूप दिया, वह संस्कृति विलुप्त हो गई। यानी संस्कृत निरंतर परिवर्तनशील और आगे भी परिवर्तित होती रहेगी। ये हमारा रेखांकित अंश लिख करके 2 नंबर, यानी कि टोटल हमारा यहाँ पर 4 नंबर कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि हम आज की संस्कृति को बहुमूल्य क्यों मान रहे हैं, यानी कि हम आज की संस्कृति को क्यों बहुमूल्य मान रहे हैं। तो इसका आंसर भी लिख लीजिएगा, गा वाला का भी आंसर लिखिएगा। क्या लिखिएगा कि हम आज की संस्कृति को बहुमूल्य इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं हमारी संस्कृति हमेशा ऐसी बनी रहेगी और कभी परिवर्तित नहीं होगी, इसीलिए हम इसे बहुमूल्य मान रहे हैं। बस इतना ही लिखिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश में किसको लुप्त होने की बात की गई है। तो इसका उत्तर लिखेगा कि इस गद्यांश में संस्कृत को लुप्त होने की बात की गई है। फिर आगे लिखेगा, प्राचीन समय में अनेक संस्कृतियों लुप्त हो चुकी हैं। ठीक, प्राचीन काल के जो पुराने समय थे वो बहुत संस्कृति लुप्त हो चुके हैं। तो ये वाला भी लिख करके कंप्लीट होता है। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान का इतना मूल्यवान समझा था, वर्तमान में उसकी दशा क्या हुई थी, क्या हुई। देखिए क्या हुई, तो बता रहे धर्माचार्यों ने, इसका उत्तर लिखेगा, धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान को इतना मूल्यवान समझा था वर्तमान में उसकी दशा विपरीत हो गई, यानी कि उल्टा एकदम से हो गया। ठीक, इसका उल्टा हो गया। फिर हमारा अगला आ जाता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अथवा करके भी आप लोगों को गद्यांश में दिया गया था। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो ये राष्ट्र वाला कर सकते हैं। देखिए राष्ट्र वाला भी आप लोग कर सकते हैं। ये वाला राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया, जिसके लेखक है वसुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो आप लोग को यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर क्वेश्चन देखिए आप लोग को दिया गया गद्यांश का लेखक एवं शीर्षक का नाम। तो गद्यांश का लेखक का नाम है वसुदेव शरण अग्रवाल और शीर्षक का नाम है वो वसुदेव शरण अग्रवाल, भारतवर्ष राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक का नाम है। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन हमारा इसमें क्या पूछा है कि राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। तो राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, यानी कि लोगों की संस्कृति है। और फिर ये गा वाला क्वेश्चन है, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव हो। तो इसका जो संस्कृति के द्वारा संभव है। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृति के द्वारा। रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग भी कर सकते हैं, संस्कृति के से क्या तात्पर्य है, तो ये वाला भी कर सकते हैं। ऊपर वाला आप लोग को समझा दिए और बता दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर नीचे वाला भी आप लोग को बता देते हैं और समझा देते हैं। तो देखिए आप लोगों को थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। देखिए हमारा ये चौथा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पद्यांशों में से एक पद्यांश का प्रश्न का उत्तर दीजिए, यानी कि अथवा करके हमें दिया गया। तो चलिए पहला देख लेते हैं, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसंता तू सुंदरी को जो थोड़ी भी शर्मित हो गोद ले सरंती खोना ओठों की हो कोमल मुख मलमलताएं मिटाना कोई कलंता शीर्षक ललना खेत में जो दिखावे धीरे धीरे परस उनकी कलंतिया को मिटावे जाता कोई जलद यदि हो व्याम में उस लो छाया द्वारा सुखित करना तप्त 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 भूतंगाना को। तो इस प्रकार से ये हमारा है। तो ये देखिए आप लोग को इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, उपयुक्त पद्यांश में शीर्षक एवं कवि का नाम। तो शीर्षक एवं कवि का नाम, तो शीर्षक का नाम लिख लीजिएगा पवन दूत है और कवि का नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है। ठीक, ये हमारा हो गया, ये 2 नंबर ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन आराम आराम से आप लोग को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालिएगा, इसमें लिखिएगा इसका उत्तर कि हे पवन यदि तुझे मार्ग कोई लजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने बेग से ना बहना कि उसके वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाए और उसका शरीर उजड़ जाए। यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर के अर्थात उसके चारों ओर से घेर कर उसकी थकान मिटा देना, जिससे कि थकान के कारण उसके सुख
सूखे ओठ पर मुरझाया हुआ कमल सदृश मुख प्रफुल्लित हो उठे। ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया सुंदर और सुगठित लिख करके। और अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है कि राधा पवन दूतिका से राह में पाथिका को कैसा व्यवहार करने को कहती है। तो इसका उत्तर गा वाला लिखिएगा। इसका उत्तर गा वाला लिख लीजिएगा क्या कि राधा पवन दूतिका से राह में यानी कि रास्ता में पाथिका के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। घ वाला जो है, राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है। तो देखिए इसका उत्तर लिखेगा राधा ने पवन दूतिका को पथिक के ऊपर कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा छाया करने को कहा है। ठीक, ये हमारा उत्तर लिख करके कंप्लीट होता है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, उपयुक्त पद्यांश का किस महाकाव्य का अंश है। तो इसका उत्तर लिखिएगा पवन दूत का महाकाव्य का अंश है। बस यही हमारा हो गया ना, बस यही हो गया। ये हमारा लिख करके कंप्लीट होता है आप लोगों का। फिर अथवा करके आप लोगों का भी दिया गया था। अथवा करके अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को ऊपर वाला बता दिए हैं, तो ये वाला भी आप कर सकते हैं। जो आपको समझ में आएगा वो किए होंगे। देखिए और हमारा आ जाते हैं का नंबर पर जो आता है, निम्नलिखित में से किसी एक का लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख रचनाओं का करना है। प्रमुख रचना हमारा ऑप्शन क्या क्या है, 5 नंबर है। साहित्यिक परिचय लिखते हैं कंप्लीट तो 3 नंबर मिलेगा, और रचनाएं उनकी लिखते हैं प्रमुख जो मेन है वो आपको 2 नंबर मिलेगा। देखिए वसुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रोजी रेड्डी हैं। तो आप लोग एक का लिखना था तो आप ये वाला किए होंगे। और खा वाला जो हमारा है कि कवियों का नाम जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों को उल्लेख करना। हरियोध है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है, मैथिली शरण गुप्त जी, जयशंकर प्रसाद जी है। तो ये एक का करना है तो आप लोग एक कर लिए होंगे। और ये पंचलाइट बहादुर दिया गया था आप लोगों को परीक्षाओं में, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। पंचलाइट बहादुर कहानी उद्देश्य ये वाला भी दिया गया था, ये वाला। और खंडित चरित्र चित्रण देखना था तो आप लोग ये वाला भी करना था। ठीक, स्वपठित खंड काव्य के प्रमुख पात्र हैं। तो देखिए आप लोग को यहाँ तक हो गया। फिर अगला खंड खा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है जो कि संस्कृत इसमें है। संस्कृत है क्या, संस्कृत वाला है और व्याकरण भी होगा। देखिए इसमें क्या कहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करना था। तो ये अथवा करके भी दिया गया था, 7 नंबर इसके लिए निर्धारित किया गया था। तो एक करना था तो आप ये वाला किए होंगे बना कर के। और फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पद्यांश थे, तो ये वाला भी अथवा करके दिया गया, 7 नंबर ये वाला भी है। तो आप लोगों को एक ही करना था तो ये वाला भी कर लिए होंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 2 प्रश्न 4 ऑप्शन दिया गया था आप लोगों को, यानी कि 4 क्वेश्चन दिया गया था, 2 प्रश्न करना था, 4 नंबर लेकर के जाना, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन था। ठीक, और फिर हमारा अगला आ जाता है। देखिए तो देखिए इसमें जो मतलब 2 प्रश्नों का उत्तर ये वाला हमारा हो गया। फिर अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर कि श्रृंगार रस अथवा शांत रस की परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए। तो देखिए आप लोगों को सर्वप्रथम बता देते हैं श्रृंगार रस हेडिंग डालिएगा। इसमें लिखिएगा कि सा हृदय में चित्त में रति नामक अस्थाई भाव का जब विभव अनुभव और संचारी भाव में संयोग होता है तो वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है बस। और इसमें कुछ मत लिख लीजिएगा और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, यानी कि उदाहरण लिखिएगा। क्या उदाहरण में लिखिएगा कि कौन है तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तमन में शीतल मंदे ब्यार। तो ये प्रसाद कामयानी से है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। फिर इसमें क्या है, शांत रस है, यानी कि जो शांत रस होता है वो वाला है। तो देखिए शांत रस का भी आप लोगों को बता देते हैं। शांत रस इसका परिभाषा लिखिएगा कि विभव अनुभव और संचारी भाव के संयोग से निर्वेद नामक अस्थाई भाव शांत रस का रूप ग्रहण करता है। उदाहरण क्या है, उदाहरण में लिखिएगा अबलो नासी अब ना नासे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी जागे फिर ना डसे हो, पायो नाम चरु चिंतामणि उर करत न खसे हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी चित कचनहि कसे हो, परबस जानी हसियो इन इंद्रिय निज बसिहो ना हसिहो, मन मधुकर पन के करिहो, तुलसी रघुपत पद कमलियो बसिहो। ये तुलसीदास जी का विनय पत्रिका से है। ये वाला हमारा 2 नंबर इसका परिभाषा और उदाहरण लिख करके कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी कि अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें पूछा है। तो इसको भी आप लोगों को बता देते हैं। अलंकार की बात जब आ जाती है तो इसको भी बता देंगे। सर्वप्रथम
अलंकार जानते हैं किसे कहते हैं? अलंकार आप लोगों इंटर में पहुंच के अलंकार पता नहीं है तो आप लोगों को पढ़ना बेकार है। तो अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? देखिए, अनुप्रास अलंकार यही होता है कि अनुप्रास अलंकार कि जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हो, चाहे उन स्वरों को मिले या ना मिले, वह अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। कैसे है? उदाहरण भी देख लीजिए। उदाहरण के माध्यम से, राधा के बर बैन सुनी चीना चकित सुभाए, दाख दुखी मिश्री सुई मुई सुधा 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 रही सकुचाई। ये हमारा हो गया। और एक उदाहरण और भी समझ सकते हैं कि तरान तनुजा तत् तमल तरुवर बाह छाए। तो ये हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार का। उत्प्रेक्षा अलंकार वाला भी आप लोग को बता देते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार वाला इसको भी आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से समझा दे रहे हैं और बता दे रहे हैं। तो देखिए, इसका उदाहरण यही होगा कि जहाँ उसका परिभाषा यही होगा कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण क्या है कि सखी सोहित गोपाल की उर गुंजन की माल, बाहिर लसात मानो पिए दवा नल की ज्वाल। ये हमारा हो गया उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण। फिर हमारा रोला अथवा सोठा छंद की बात आ जाती है, यानी कि रोला अथवा सोठा छंद का परिभाषा और उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर ये हमें दिया जाएगा अगर हम इसका लिखते हैं। रोला छंद और उसका क्या नाम है? रोला छंद और परिभाषा। तो देखिए, रोला का क्या अर्थ होता है? रोला का मतलब परिभाषा जो होगा, यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण पाए होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राएं की यति होती है। उदाहरण क्या है कि को पपीहा पंचतत्व प्राप्त सुनी जगमंग धावत, बनी बनी बावन की वीर बढ़त चौचंद मचावत, पे ताकी ताकी लोथ त्रिपथगा के टटलावत, 9 2 11 होत 3 पचीहा बिसरावत। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र गंगवातरण से है, गंगावातरण से है। तो ये हमारा रोला का वो मतलब परिभाषा और एग्जाम्पल हो गया। और इसका मतलब चलिए सोठा का भी देख लेते हैं बिना देरी किए। हो सोठा का होगा या अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण को अंत में गुरु लघु आते हैं और कहीं कहीं तुक भी मिलते हैं। यह दोहा का उल्टा होता है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बरिज नयन, करु सो मम उर्धाम सदा चीर सागर शयन। ये तुलसीदास जी का रामचरितमानस से उदाहरण है जो बताए हैं। तो इस प्रकार से ये व्याकरण वाला भी कंप्लीट होता, काव्य संदर्भ का व्याकरण। फिर अगला है निम्नलिखित विषयों पर अपनी एक भाषा शैली पर निबंध लिखना है। 9 नंबर लेकर के जाना है। ऑप्शन क्या दिया गया था? आतंकवाद का कारण और निवारण। पर्यावरण प्रदूषण पे तो हम जानते हैं बहुत लोग लिखे होंगे बना बना करके। तो पर्यावरण से लिखना बेहद ही आवश्यक है। पर्यावरण भी आप बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग को 2 नहीं दिया गया है, 2 आप लोग खुद से याद कर सकते हैं। कोरोना वायरस पर निबंध और आप लोग को चंद्रयान 3 पर, ये हाल ही में आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो ये वाला हमारा हो गया कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित शब्दों को उचित संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद भी देखिए, प्रबोधया की संधि विच्छेद है तो परब प्लस उदय है। ठीक, ये वाला हो गया हमारा उदय है। क्या है? प्रभा प्लस उदय होगा। प्रभा प्लस उदय होगा इसका। प्रभा प्लस उदय यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला है सचिंद्र के संधि विच्छेद है तो सचि प्लस इंद्र है। सचि प्लस इंद्र है। सच प्लस इंद्र है। ठीक, यानी कि देखिए सच प्लस इंद्र है। ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। राजश्री का संधि विच्छेद है तो राज प्लस ऋषि है। राज प्लस ऋषि है, यानी कि ये वाला हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक पद का समास विग्रह करना था। चंद्रशेखर का चाहे कर लें आप लोग, चाहे जिसका कर लें। और फिर अगला हमारा है कि आत्मे को विभक्त है, यानी कि आत्मे में क्या विभक्त है तो ये बताना है। तो इसका जो देखिए आत्मे में विभक्त क्या होगा, ये चतुर्थी विभक्त एक वचन होगा, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है नमना में विभक्त और वचन है। नमना में विभक्त और वचन क्या है तो चतुर्थी विभक्त बहुवचन है। दा वाला हमारा राइट आंसर होगा। अपिवेत अथवा नायम किस धातु लकार का है तो ये वाला भी आप लोग देख सकते हैं 2 नंबर का है, आप लोगों को लिखना था। फिर गा वाला भी इसमें है, ये वाला प्रत्यय बताना था। दोनों में ये वाला भी कर लिए होंगे। और यहाँ पर आकर जाता है रेखांकित पदों में से किसी एक विभक्त का वो करना था, संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए, ये वाला बताना था। फिर अगला आ जाता
था संस्कृत, 2 शब्दों का संस्कृत अनुवाद, ये लास्ट में आप लोगों का आया है, तो ये वाला भी आप बना बना कर सकते हैं। 4 नंबर 2-2 नंबर का मिलेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को इस पेपर का संपूर्ण हल और संपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करा दिए हैं और बता दिए हैं। एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझा दिए हैं, बता दिए हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और कक्षा 12 के सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो का लिंक ज़रूर सेंड कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।